हेलो एवरीवन। क्या पढ़ा हुआ था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? Morning, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। क्या पढ़ा हुआ था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? तो हम लोग मेजर टेम्परेचर कर दिया था। टेम्परेचर कर लिया। तो किसी का माइक आई थिंक खराब हाँ। हो गया है। किसी का माइक खराब हो गया है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मैं काफी दिनों से एब्सेंट था, मैं एग्जाम्स चल रहे थे, तो सर मेरे को ये नहीं पता कि अभी हम कौन से चैप्टर में कितने पेजेस छोड़ू। मैंने लास्ट टॉपिक ह्यूगो डेवरेज म्यूटेशन थ्योरी की है। कौन सा लास्ट टॉपिक किया था? ह्यूगो डेवरेज म्यूटेशन थ्योरी जो 1901 में उन्होंने बनाई थी। ह्यूगो डेवरीज म्यूटेशन मतलब एवोल्यूशन में थे ना? एवोल्यूशन वाले की। यस सर। 4 पेजेस छोड़ने वहां से। बताओ साद एक बारी। हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक क्लास एनवायरमेंट इकोलॉजी, तो 4 इकोलॉजी की पेजेस क्लास की। मतलब आगे Okay. पीछे 4 पेजेस। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं कहाँ तक बता चुका था? मैं आपको बता, ठीक है, टेम्परेचर मैं आपको पढ़ा चुका था। हाँ ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। एनसीईआरटी भी देख लीजिए। ठीक, एक और चीज, हाँ, आप समझते हैं कि जो टेम्परेचर होता है एल्टीट्यूड में कैसे कैसे, अच्छा मैं इसमें क्या होगा, टेम्परेचर के बाद कोई और एबायोटिक फैक्टर है नहीं था अच्छा, अभी अभी तो टेम्परेचर भी नहीं खत्म हुआ बेटा। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर भी अभी नहीं खत्म हुआ है ना। हाँ ना बोलो। सो मैं ये कह रही थी कि मुझे पूछना था एक्चुअली सबको ब्लर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कि मुझे ही दिख रहा है? क्या क्या चीज ब्लर? बताओ भाई, बाकी लोग सब लोग बताओ। तो मतलब थोड़ी सी सबको कनेक्शन कट रहा है थोड़ा सा बीच बीच में। यस सर। ब्लर हो रहा है, सबको ब्लर हो रहा है? यस सर। हैं सर क्या सीरियसली? सर? ब्लर ब्लर क्या हो रहा दिखाई, है? बोर्ड ब्लर दिखाई दे रहा है क्या मेरा? नहीं मतलब सर थोड़ा सा कट कट के वॉइस आ रही थी। अच्छा, ऐसा है क्या? बताना भाई। नहीं सर, यहाँ तो तो सही है सर। अब सही है। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे मतलब इस समय तो मल्टीपल पॉइंट्स में इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, क्योंकि मे बी मेरे पॉइंट में भी हो सकता है। हालांकि ये है वो क्या बोलते हैं, जियो का क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल फाइबर वाला, जबरदस्त चलता है इसका, कनेक्शन कभी गड़बड़ नहीं होता। तो लेकिन बारिश का टाइम चल रहा है तो सब जगह नेट का इश्यू हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो बताना मुझे, हो सकता है इधर भी हो सकता है। हैवी रेनफॉल सब जगह हो रही होगी ना बारिश, है कि नहीं? नहीं तो अभी हो नहीं रही है, लेकिन यस होने सर की बहुत। संभावना है। यहाँ तो हैवी रेनफॉल हो रही है मेरे यहाँ तो। सर मेरे यहाँ होने की संभावना है, अभी हुई अच्छा नहीं। होने की संभावना है। ठीक, तो देखिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ अगर डायग्राम हो तो मैं आपके साथ डायग्राम शेयर करता हूँ, और नहीं तो फिर आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। डायग्राम होगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एवोल्यूशन इकोलॉजी, यहाँ पे क्योंकि एक टर्म कोई चलो अच्छा बताना कि हेकेस्टोथर्म क्या होता है, कोई बता सकता है हेकेस्टोथर्म क्या होता है? पूछा वो कुछ, हेकेस्टोथर्म है, नहीं ठीक है, हेकेस्टोथर्म पूछा वो क्वेश्चन नीट में। चलो फाइनली डायग्राम मिल गया, आई वाज अदरवाइज आई वाज वरीड, है ना। ये डायग्राम याद रखना। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे
ये सब टेम्परेचर का ही खेल है दोनों जगह पे। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ते जाएंगे, है ना, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं, है ना। तो वो हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे लिखने का इंतजाम नहीं है इस आपकी क्लास में। तो देखो जैसे अब समझना है मेरी बात को, तो हम लोग क्या करते, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिवाइड करके, है ना। तो मैंने आपको बताया कि बीच में हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर में जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 33 डिग्री एंड हाफ, है ना, तो 33 डिग्री एंड हाफ अप साइड और लोअर साइड। तो यहाँ पर बीच में इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना। एक और आपको बात बता दूं, ये जितने भी डेंस फॉरेस्ट होते हैं सब इक्वेटर के ऊपर है, आप देख लो कहीं से भी। अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, है ना, दूसरा घाना के फॉरेस्ट, तीसरा इंडोनेशिया के फॉरेस्ट, ये मतलब दैट इज द डेंसिएस्ट वेजिटेशन ऑन द अर्थ, है ना, इंडोनेशिया के फॉरेस्ट। जितने सारे ये आइलैंड पड़ते हैं सब में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं सब इक्वेटर पे। रीजन क्या होता है, इक्वेटर में 4 o'clock रेन होती है, बिल्कुल 4 बजे के टाइम पे जबरदस्त धूप होती है, और 4 बजे के टाइम पे जब जबरदस्त धूप होती है तो वहां पर क्या होता है, जबरदस्त बारिश होती है, जिसकी वजह से बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो हाई ह्यूमिडिटी और हाई ये रेनफॉल, इसकी वजह से वहां पर जो वेजिटेशन और एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पर ग्रो करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो इक्वेटर के ऊपर पाई जाती है। क्लियर है? यस सर। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि इनमें से बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा पाई जाती है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इनमें से इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा आपको मैप का आइडिया होगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे इनमें से कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मतलब सबसे ज्यादा प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज है वो इक्वेटर के ऊपर पाई जाती है। अब देखो इक्वेटर में ऊपर 33 और नीचे 33, इतना जो एरिया आता है उसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ये देखो बड़े बड़े ट्रीज पाए जाते हैं, है ना, और एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं, हमेशा हरे रहने वाले। उसके ऊपर आते हैं 33 से 66.5 डिग्री तक ग्रास लैंड पाए जाते हैं, है ना। देखिए ग्रास लैंड एंड डेजर्ट फॉरेस्ट। उसके ऊपर आते हैं, है ना, फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, है ना। उसके ऊपर आते हैं फिर कोनिफर्स पाए जाते हैं, फिर टुंड्रा, और उसके बाद क्या होता है, तो कोनिफर्स कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में, है ना, इन सब एरिया में। जैसे आप देखोगे रशिया वगैरह में आपको कोनिफर्स मिलेंगे, रशिया में और ऊपर की तरफ चले जाओगे, है ना, साइबेरिया वाले पार्ट में क्या टुंड्रा मिलेंगे, है ना, छोटे छोटे प्लांट मिलेंगे, बुशी टाइप के प्लांट मिलेंगे, स्पाइनी वुडी टाइप के प्लांट मिलेंगे, उनको टुंड्रा कहते हैं। और सबसे उसके और ऊपर चले जाओगे, जैसे ग्रीनलैंड में चले जाओगे, अंटार्कटिका में, आर्कटिक जोन में चले जाओगे, अंटार्कटिका में चले जाओगे, तो वहां पर आइस और स्नो कैप मिलती है, कोई सा भी आपको वेजिटेशन नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और इसी की वजह से वेजिटेशन चेंज होता है, ठीक है। यस सर। टुंड्रा और स्नो, आइस या स्नो, इसके बीच में ये वाली जो लाइन है इसको हम ट्री लाइन कहते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है ना, इसको ट्री लाइन कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि ट्री लाइन वहां पे, ट्री लाइन वो जगह है जहां पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ट्री लाइन ये वाला है, ये जो जो मेरा कर्सर जहाँ पे ना, इसको हम ट्री लाइन कहते हैं। तो ट्री Yes. लाइन के बाद भी कोई भी प्लांट नहीं खा पाया जाता है, ठीक है। ओके सर। अब ये तो बात हो गई जैसे जैसे लैटिट्यूड में चेंज होता है ना। तो लैटिट्यूड चेंज होने से टेम्परेचर चेंज होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेजिटेशन है वो चेंज होती है, और उसी हिसाब से एनिमल में चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर एक ही लैटिट्यूड में, तो हम लोग कहां पे है, हमारी इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के जाती है, तो हम लोग एक ही लैटिट्यूड में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे भी वेजिटेशन अलग अलग है। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड चेंज होती है वैसे वैसे भी टेम्परेचर, तो एल्टीट्यूड चेंज होने से टेम्परेचर चेंज होता है, जिससे वेजिटेशन चेंज होती है। अब देखिए सी लेवल से 1300 फीट पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। इंडिया में कहां पे, केरला में, समझते मेरी बात को। 3000 फीट तक ग्रास लैंड, कौन वाले एरिया में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, है ना, बीच बीच में कई सारे रीजन, गुजरात वाले रीजन ग्रास लैंड पाया जाता है, और डेजर्ट, है ना।
उसके बाद और ऊपर थोड़ा सा आए 6500 हाइट की फीट पे डेसिडुअस फॉरेस्ट, कैसे? यूपी में, बिहार में, एमपी में, हरियाणा में, पंजाब में, वो प्लांट जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं साल में, और ऊपर आया जाए तो जैसे आप यूपी से ऊपर की तरफ जाते हो, कहां पे? उत्तराखंड, हिमाचल, कोनीफेरस, है ना। थोड़ा थोड़ा कश्मीर के पास तक पहुंच जाओ, कोनीफेरस पा जाएगा। कश्मीर में आप जैसे जम्मू के और ऊपर जाते हो, धीरे 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 प्लांट्स कम होने लगते हैं। तो आप जब और ऊपर तक जाते हो तो टुंड्रा आपको मिलता है, और उसके जो टॉप वाले पॉइंट पे जहां पे पीक से, माउंटेन पीक से, उन सब में क्या होता है? स्नो पाई जाती है। हाँ सर, तो देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ती आ रही ना, वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होते हैं। तो वेजिटेशन पे टेम्परेचर का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? टेम्परेचर जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होते जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है ना, और वेजिटेशन चेंज होती जाती है। वैसे एक ही लैटिट्यूड पे, एक ही पर्टिकुलर जगह पे जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या होता है? क्या होता है? वेजिटेशन चेंज होती है। कम हो जाती है, वेजिटेशन कम हो कम जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, सीक्वेंस याद रखना, और बस कुछ, है ना। ठीक, तो नोट करेंगे अब इसी में नोट करेंगे चेंज इन बोथ। हेडिंग क्या Change- डालनी है? इस ये टेम्परेचर वाले ही पॉइंट पे है। मैंने पढ़ाया था ये कौन से फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर पढ़ाया था। टेम्परेचर में ही हम लोग को लिखना है। ओके सर। पहला एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। तो चेंज इन बोथ लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, change in both latitude and altitude show more or less similar effect. So more or less similar effect on type of vegetation, on type of vegetation of earth, on type of vegetation of earth. Full stop. On the basis of temperature, on the basis of temperature, conditions of world, on the basis of temperature, condition of world, vegetation can be divided into following type. So on the basis of temperature, On the basis of temperature, conditions of world, on the basis of temperature, conditions of world, vegetation and divided into following class. आप देखो टेम्परेचर के बेसिस पे पूरे वर्ल्ड में हमने वेजिटेशन को 5 टाइप में डिवाइड किया, 4 टाइप। तो पहले हैं भाई साहब मेगाथर्म, नोट कर लो। Those vegetation which are found in the places have high temperature throughout world, high temperature throughout year, sorry, high temperature throughout year. एग्जाम्पल बताओ मेगाथर्म का, दिस इज द क्वेश्चन। बस यही नीट में पूछा जाएगा, मेगाथर्म का एग्जाम्पल बताओ। 4 ऑप्शन दिए होंगे, बताओ इसमें से कौन सा मेगाथर्म है ना। कौन होते हैं? रेन फॉरेस्ट। इक्वेटर के ऊपर है कि नहीं? सीधे सनलाइट पड़नी है, हाई टेम्परेचर, Yes, sir. हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, ठीक है। सेकंड नंबर पर आते हैं मीजोथर्म्स। नोट करो, the places where
high and low temperature occur, high and low temperature occur in alternate fashion. High and low temperature occur in alternate fashion throughout year. जैसे एग्जाम्पल इंडिया है ना, सर्दी आ गई, बारिश आ गई, गर्मी आ गई, अल्टरनेट चलता ही तो रहता है। तो यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं? So deciduous. वेरी गुड, डेसिडुअस, है ना। तीसरे नंबर पर आते हैं माइक्रोथॉर्म्स। माइक्रोथर्म्स नोट करो। These vegetations are found in the area where low temperature prevail throughout the year. Example, mixed conifers. माउंटेन वगैरह पे जहाँ पे हमेशा लो टेम्परेचर बना रहता है ना। So ऐसे पोल्स कह सकते हैं ना? हाँ, पोल्स के थोड़ा और नीचे, है ना। पोल्स पे थोड़ी आइस शीट जमा होती है, जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक, है ना। तो वो तो वहां से जो ट्री लाइन खत्म हो गई। पोल्स के थोड़ा नीचे आ जाते हैं, जैसे साइबेरिया, रशिया के ऊपर वाला पार्ट, है ना। तो सर टुंड्रा। हाँ, टुंड्रा वाला एरिया। ओके सर। तो अपने यहाँ स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से? हमारे यहाँ उत्तराखंड से स्टार्ट हो जाएगा और उत्तराखंड के ऊपर तक अपन जाते जाएंगे ट्री लाइन तक, वहां तक सब कुछ पाया जाएगा, मतलब लेह लद्दाख के पहले तक, समझ गए? यस सर, लेकिन वो लैटिट्यूड की वजह से नहीं है ना, वो तो उसकी वजह से है क्योंकि ऑल्टीट्यूड में हाई। यस, हाइट पे से। तो देखो यहाँ पे हमने टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया और पैटर्न सेम रहेगा। जो पैटर्न लैटिट्यूड में चेंज होगा, हमने लिखा ना, जो पैटर्न लैटिट्यूड पे पाया जाएगा वही हाइट पे पाया जाएगा पैटर्न। यस सर, है ना। अब आ जाते हैं हेकिस्टोथर्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा कई बार। हेकिस्टोथर्म, they are found in the area have very low temperature throughout the year. Alpine forest, very low temperature throughout the year, है ना। कहाँ पे? जास्कर वगैरह जो एरिया है इंडिया में, ठीक। ठीक है भाई, तो ये तो हमने बात कर ली लैंड की। अब सर टेम्परेचर, आपने अल्पाइन के नीचे क्या लिखा है? अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ओके सर, डन सर। अब आ जाते हैं वाटर में, मतलब वाटर बॉडीज टेम्परेचर चेंज होने पर उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मैंने बताया था आपको कि देखो, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज्यादा होती है ना, तो उसका रेट ऑफ हीटिंग भी स्लो होता है और रेट ऑफ कूलिंग भी स्लो होता है ना। वाटर में टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। एक और खास बात, कोई भी लेक होती है तो आप देखो, लेक में ऊपर का हिस्सा जम जाता है ना। देखो अगर डल लेक पूरी जम जाती है सर्दी में, है ना। और डल लेक है ना, कश्मीर के ऊपर की जितनी लेक है सब जम जाती है सर्दियों में, है ना। तो लेक पूरी जम जाती है, लेकिन उसके अंदर फिशेस जिंदा रहती हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऊपर का जो कई मतलब 8-10 फीट का जो टेम्परेचर वाटर होता है, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, है ना, उससे नीचे वाटर के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं होने वाला। उसके नीचे का वाटर का टेम्परेचर इक्वल बना रहता है। तो टेम्परेचर जब भी चेंज होता है तो वाटर की अपर सरफेस में इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन वाटर की लोअर सरफेस पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वेरी करने से वाटर बॉडीज पे, बड़ी वाटर बॉडीज में ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है।
नोट कर लीजिए। सिमिलरली टेम्परेचर value may also show temperature value may also show variation in aquatic habitat. Similarly, temperature value may also show variation in aquatic habitat. Full stop. Large water bodies due to high latent heat do not heat up too much. Next point. सर डू नॉट कूल डाउन होगा ना? क्या लिखा? लार्ज वाटर बॉडीज आपने बोला डू नॉट हीट अप टू मच। हाँ, डू नॉट हीट अप टू मच, फुल स्टॉप। मतलब ज्यादा हीट पड़ने पे लैटेंट हीट ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट अप नहीं होती है, हाई टेम्परेचर होने के बाद भी, है ना। इसी में लिख लो, बाय दिस वे लो टेम्परेचर ऑल्सो डू नॉट अफेक्ट, by this way low temperature also do not affect water bodies too much. Next point, diurnal temperature, day और night वाला temperature, diurnal temperature are not much pronounced. Diurnal temperature are not much pronounced for large water bodies, but they affect small water bodies. छोटा सा कोई लेक है, छोटी सा कोई पॉन्ड है, उस पे टेम्परेचर के चेंज होने का फर्क पड़ने वाला है, डे और नाइट के टेम्परेचर का चेंज होने का भी फर्क पड़ने वाला है। लेकिन Sir, but they affect small water bodies. ठीक भाई? तो Yes. ये तो पूरी कहानी जो हमने टेम्परेचर की पढ़ी, ये हमने पढ़ी प्लांट के टर्म, कि प्लांट में क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है टेम्परेचर के चेंज में। अब देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। देखो, आपसे बहुत ज्यादा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, है ना। आपको क्या करना है, आप वहां 10 पॉइंट लिख के चले आओगे, आपको पूरे 3 में 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो ये इन्हीं में से कोई भी 6 पॉइंट 10 पॉइंट निकाल के आपको लिख के चलाना है, आपको पूरे 3 में से 3 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, है ना। तो इन्हीं में से आपको बीच में आपको ये नहीं देखना है कि मतलब ये लिखे ना लिखे, आपको लगेगा कि क्या छोड़ा जाए क्या लिखा जाए, है ना। तो वहां पर 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, कोई 5 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा आ सकता है कि काइंडली डिस्क्राइब द एडेफिक फैक्टर और काइंडली डिस्क्राइब द एबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंपॉर्टेंस इन इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ऐसे करके आ सकता है, वो 5 मार्कर क्वेश्चन होगा। तो आपको सभी में से थोड़ा 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 करके लिखना होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी जो कवर कर रहे हैं ये पूरा नीट के एंगल से है। अरे एक चीज तो लिखवाना भूल ही गया, नोट करो। ये अगला जो मैं लिखवाने वाला हूँ नोट करके, अभी टेम्परेचर में, है ना। ये हेडिंग डाल ली क्या? yes sir, darling. Yes, sir. एक नोट करके लिख लो, है ना, इसी में लिख लो, नोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरिंग समर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर व्हेन टेम्परेचर रीचेस, मतलब आप एवरेज टेम्परेचर की बात करें, ड्यूरिंग समर व्हेन टेम्परेचर रीचेस टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, at this point
टेम्परेचर ऑफ upper water layer at this time, the temperature of upper water layer remains 20 to 23 degrees centigrade. 20 to 23 degrees centigrade. But at the bottom, temperature remains, 5 degrees centigrade. ठीक है, तो सोचो आप जब बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं, तो जब एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री हो जाता है, 27 डिग्री, तो जो अपर लेयर होती है उसका टेम्परेचर होता है 22 23, लेकिन उस समय भी बॉटम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है सर बॉटम कहाँ पर सर, मतलब कितना लेक की जो बॉटम हो, तो ये हम लोग उसमें तो बात कर रहे हैं। वेरिएशन बहुत होती है ना फिर भी। हाँ, ये हम लोग बात करेंगे किसकी, ये हम लोग बात करेंगे जैसे रिवर हो गई, लार्ज वाटर बॉडीज, मतलब छोटे छोटे पॉन्ड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम ऊपर अभी लिख चुके हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो लार्ज वाटर बॉडीज पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता, उसका इंपैक्ट पड़ता है छोटी बॉडीज पे, वाटर बॉडी। जैसे छोटा सा पॉन्ड में, मतलब तालाब, छोटा सा तालाब हो तो उसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर तालाब भी बहुत बड़ा सा है तो भी इसमें फर्क पड़ने नहीं पड़े वाला। ठीक है, यस सर। ओके, अब हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Sir? एलिमेंट। हाँ नहीं बोलो। सर, समझ आ गया। हाँ, अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट नोट करेंगे। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट, सर हेडिंग क्या थी? वो हेडिंग थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। It also affect the animal, and they can be broadly classified in two categories on the basis of temperature, है ना। तो हमने वहां पे पढ़ा माइक्रोथर्म, मेगाथर्म, मीजोथर्म, हेकेस्टोथर्म, है ना। तो वैसे हमने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया है टेम्परेचर के बेसिस पे, इकोलॉजी पे, है ना। तो ये आपको पता है। तो सबसे पहले आते हैं पहली कैटेगरी के, होम्योथर्मिक, जानते हो ना इनको, हम ना, पता है ना, होम्योथर्मिक, इनको क्या बोलते हैं, मैत्री, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, वेरी गुड, इन्हीं को एंडोथर्मिक कहते हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, आप सबको समझ में आ जाएगा, अरे यार, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हाँ, ठीक है, नोट करो। Their body temperature remains constant. Their body temperature remains constant, irrespective environmental temperature, irrespective environmental temperature. Example: birds and mammals. Sir, remains क्या? Remains constant, irrespective environmental temperature. Example: birds and mammals. नेक्स्ट है दूसरी कैटेगरी है पोइक्लोथर्मिक, अरे क्या हुआ, पोइक्लोथर्मिक, और इनको क्या बोलते हैं, एक्टोथर्मिक। एक्सो नहीं बोलेंगे? नहीं, एक्सो नहीं कहेंगे, एक्टोथर्मिक, है ना, और कोल्ड ब्लडेड। ये रिएक्शन थोड़ा ना साथ,
यस सर। एक्टोथर्मिक मतलब एक्सटर्नल जो एक्टोडर्म होती है उसका टेम्परेचर इनका चेंज हो जाता है ना। तो बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ, एक्टोडर्म में टेम्परेचर चेंज होता है, फिर इंटरनल जो एंडोडर्म होती है उसमें सभी टेम्परेचर चेंज होता जाता है धीरे 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 और की डेथ हो जाती है ना। फिशेस वगैरह जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो बाहर चेंज हुआ, इनके टेम्परेचर में चेंज हो गया है ना, तो नोट करेंगे। These are the animal in which the body temperature changes while changing in external temperature takes place. ठीक है। तो एक मिनट रुको जरा। आप देखो ये जो होम्योथर्म जो होते हैं है ना, होम्योथर्म है ना, ये वाले, तो इनका कोल्ड में रिस्पॉन्स कैसा होता है, ये कैसे अपनी बॉडी को रिस्पॉन्स करते हैं कोल्ड में और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं किसमें, हीट में, है ना। तो रिस्पॉन्स टू कैसे मेंटेन रखते हैं, रिस्पॉन्स टू कोल्ड है ना, और रिस्पॉन्स टू हीट। बास्किंग ऑफ लिजार्ड, पता है एग्जांपल, बास्किंग ऑफ लिजार्ड, ये पूछा हुआ यस सर, वो क्वेश्चन है। शैडो में जाकर चली जाती है अपने ब्लड को कोल्ड करने के लिए। हाँ राइट राइट राइट। तो वो बास्किंग ऑफ लिजार्ड, वो ये किसका एग्जांपल है, ये एम्स में भी पूछा क्वेश्चन है और नीट में भी पूछा क्वेश्चन है, ये अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा है ना। तो इकोलॉजी से क्वेश्चन, आप समझिए जेनेटिक्स के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकोलॉजी से आते हैं, बस आपको समझना है कि कौन सा एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल और कैसे होता है, ठीक है। चलो, तो वो क्या है, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ पोइक्लोथर्म ना, वो एग्जाम्पल किसका है, रिस्पॉन्स ऑफ पोइक्लोथर्म टू कोल्ड रिस्पॉन्स, है ना। रात में टेम्परेचर गिर जाता है डेजर्ट यस में, सर। तो क्या हो, उसके ब्लड का टेम्परेचर गिरने लगता है, जब उसको लगता है कि वो मर जाएगी तो क्या आप होती है, बरो करके नीचे की तरफ, मतलब जो उसके डीप अर्थ के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो अपने ब्लड के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जैसे सूरज निकलता है तो मुंह खोल के लिजार्ड खड़ी हो जाती है सन की तरफ, है ना। तो ये क्या है, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल टू दी कोल्ड कोल्ड वेदर। तो पहला हम लोग लिखेंगे होमोथर्मिक में रिस्पॉन्स टू कोल्ड। सर फिर से लिखे होम्योथर्मिक। हाँ लिख लो हेडिंग डाल दो। अब वार्म ब्लडेड डाल लो, चाहे वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड ऐसे करके डाल लो, है ना। वार्म ब्लडेड होम्योथर्मिक रिस्पॉन्स टू कोल्ड। तो कैसे कोल्ड को रिस्पॉन्स करने के लिए क्या इनके पास इंतजाम है, फैट सर्व एज इंसुलेटर, फैट सर्व एज इंसुलेटर। मोटे लोगों को सर्दी इसलिए आप देखो कम लगेगी, फैट सर्व एज इंसुलेटर। नेक्स्ट है, अब जहां ना समझ में आए वहां में से पूछना। अच्छा, तो एक तो फैट वाला हो गया, फैट सर्व एज इंसुलेटर। दूसरा नोट करेंगे, हेयर आर रेज्ड मोर और लेस वर्टिकल, हेयर आर रेज्ड मोर और लेस वर्टिकल। आप देखो हमको सर्दी लगती है ना, हमारे जो शरीर के बाल होते हैं ना वो सीधे खड़े हो जाते, होता है ना ऐसा, है ना, गूज़बॉम्ब, है Yes. ना। यस सर। और Yes. बंदर को भी देखा होगा, उनके भी मतलब बाल खड़े हो जाते हैं, और बर्ड्स में भी देखा होगा अपने शरीर को फुला लेती हैं, है ना। क्या फायदा हुआ इसका, सर एयर ट्रैप हो जाएगी, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। राइट राइट। तो हेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी, वो इंसुलेटर की तरह काम करेगी, और अंदर की हीट बाहर की तरफ क्या रेडिएट आउट नहीं होगी, ठीक है। तो नोट करेंगे, हेयर आर रेज्ड मोर और लेस वर्टिकल टू ट्रैप एयर, हेयर आर रेज्ड मोर और लेस vertical to trap air which work as
इंसुलेटर। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, ये वाला जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सुपरफिशियल ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट, सुपरफिशियल ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट। अब आप ये देखो, हमें जब सर्दी लगती है तो हमारी जो खाल होती है ना ऊपर वाली, है ना, स्किन, वो सिकुड़ जाती है कि नहीं सिकुड़ जाती, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती, होता नहीं होता, बताओ। यस सर, आपने सर ये उसमें भी बताया था ना सर, जब मलेरिया का हम वो कर रहे थे लाइफ साइकिल, तो उसमें बताया था कि सुपरफिशियल वेसल्स रात को जो है सुपरफिशियल वेसल्स हम ऊपर आ लोग, जाती है, तो हाँ, फिर राइट, हम लोग उसमें पढ़ रहे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, उसमें कौन था वो वॉर्म था, मलेरिया ट्राइपेनोसोमा, की क्या लाइफ है, साइकिल। ट्राइपेनोसोमा है ना, ट्राइपेनोसोमा अच्छा, नॉकटर्नल था, यस वो सुपरफिशियल ब्लड में रात में आ जाता है। यस सर सर। ओके, तो सुपरफिशियल ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट, तो क्या होता है, जो हमारे ऊपर की स्किन में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है ना, ये सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट जाती है, तो जिससे क्या होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, और ब्लड प्रेशर हाई होने से बॉडी में हीट पैदा होने स्टार्ट, और दूसरा सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज इन, फोर्थ पॉइंट है, इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट, particularly liver to produce heat, increase in metabolic rate, particularly increase in metabolic rate, particularly liver to produce heat, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू हीट। ठीक भाई, किसी को, सबको समझ में आ गया पॉइंट? यस सर, समझ आ गया। अब रिस्पॉन्स टू हीट में लिख करेंगे, हीट लॉस इज इनकरेज्ड, हीट लॉस इज इनकरेज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो मैमल्स हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं जैसे कैमल, तो आप देखोगे उनके अंदर एडिपोज टिश्यूज बहुत कम पाए जाते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है कि नोट करेंगे, दे हैव लेस फैट अंडर स्किन लाइक कैमल, सर दे कौन? दे हैव लेस फैट रिस्पॉन्स टू हीट, तो हीट का सो क्या ये फर्क सेकंड पड़ता पॉइंट है। है, ये वाला नहीं, हाँ सेकंड पॉइंट है, दे हैव लेस फैट अंडर स्किन लाइक कैमल, like camel, fat is found only at hump, fat is found only at hump, ठीक है। अच्छा, हम्प में जो कैमल के फैट होता है उसका क्या यूज होता है, बोलो। सर वाटर में कन्वर्ट करने का। राइट, वाटर में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखोगे इन सब के जो हेयर होंगे वो पास पास होंगे, नो स्पेस बिटवीन हेयर, नेक्स्ट पॉइंट, superficial blood vessels are dilated, superficial blood vessels are dilated, next point, So sweating, superficial blood vessels are dilated, फैल जाती हैं superficial blood vessels, तो इससे हीट का ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, ब्लड फ्लो ज्यादा हो पाता है और हीट का ट्रांसमिशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, sweating occurs through gland, sweating occurs through gland, next point, metabolic rate falls down, metabolic rate falls down, so
less heat is generated. इसीलिए हम आप कौन है, हम आप होम्योथर्मिक हैं। सर्दियों में हमारी आपकी काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हाई होती है, और गर्मियों में हमारी आपकी काम करने की कैपेबिलिटी घट जाती है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट लो होती है। ठीक है, इसलिए गर्मियों में लोग ज्यादा आलसी हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पोइक्लियोथर्मिक। आप पोइक्लियोथर्मिक में ऐसे ही लिख लो, है ना, ये रिस्पॉन्स टू कोल्ड और हीट अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक साथ लिख देते हैं। इन पोइक्लियोथर्मिक, है ना, नोट करेंगे, पोइक्लियोथर्मिक रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। in stress, insect, mites and in stress, मतलब स्ट्रेस मतलब हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, है ना, किसी भी तरह का स्ट्रेस, एक्सट्रीम कंडीशन। इन स्ट्रेस, इंसेक्ट, माइट एंड स्नेल etc enter into diapause. सर इंसेक्ट के बाद आपने Insect, snail, etc. etc enter into diapause. ये क्या होता है? DIAPAUSE. So dormant stage. हाँ, डोरमेंट स्टेज, ये जहां पे ग्रोथ होगा, मेटाबॉलिक रेट सब सीज हो जाएगी, रुक जाएगी वहीं। That is a state of dormancy. That is a state of dormancy or arrested growth. A state of dormancy or arrested growth. So हाँ सब ETC को it's extra बोलते हैं। हाँ, So it's extra नहीं होता फिर सर, etc होता है, ETCETRA। Yes sir. अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। आप देखो, नेक्स्ट हमारा है, So- हाँ हाँ बोलो। तो मतलब डायापॉज में बॉडी के सारे फंक्शंस रुक जाते हैं। हाँ, डायापॉज में बॉडी के सारे फंक्शन रुक जाते हैं। देखो जैसे क्या होता है, अमीबा तो क्या होता है, जैसे पोलर बेयर में पोलर बेयर, वो देखो देखो डायापॉज, हाँ एक चीज और क्लियर करूंगा, डायापॉज हाइबरनेशन और हाइबरनेशन अलग चीज होती है ना, हाइबरनेशन डायापॉज नहीं होती है। देखो डायापॉज का मतलब हुआ जैसे ये अमीबा हुआ, तो डायापॉज की प्रोसेस होती है लोअर एनिमल्स में, है लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो जैसे ये हो अमीबा है, तो अमीबा क्या करेगा, अपने आप को बंद कर लेगा किसमें, सिस्ट में। नोट कर लो चाहे, सिस्ट फॉर्मेशन। तो सिस्ट फॉर्मेशन क्या है, डायापॉज, राइट। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, डायापॉज। सर लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर बॉडी के फंक्शंस रुक जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म मर नहीं जाएगा। ना 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 ना, लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं मरते। अब एक चीज देखो ना कि जैसे, अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, चना बोया जाता है, चने को अपन ने काट लिया, ग्राम, है ना, सीड रखे रहते हैं साल भर, जी सर। क्या है, डायापॉज जी की सर। स्टेट ही तो है, और उसको हम नेक्स्ट ईयर बो देते हैं, तो वाइबिलिटी खत्म थोड़ी ना होती है। बहुत मतलब उनकी जो मेटाबॉलिक हाँ। मेटाबॉलिक जो वो ये होती है, प्रोसेस होती है, बहुत ही स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। सर बटरफ्लाइज मतलब कैटरपिलर्स भी तो अपने कोकून में जाकर बहुत टाइम के लिए हाँ, रहते हैं। कोकून में, राइट राइट, दैट इज अ स्टेट ऑफ डायापॉज। यस ठीक है, सर लेकिन वो डायापॉज ऐसे हो सकता है, उसमें तो वो ग्रो कर रहा होता है ना इनटू अ बटरफ्लाई। तो बहुत स्लो होती है ना, ग्रोथ रेट बहुत स्लो होती है। और वो जैसे 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 अब देखो ना, वो बाहर निकलेगा कब, बाहर वो तभी निकलेगा जब कंडीशन वायबल हो जाएगी, है ना। सर तो वो, मेटाबॉलिक रेट भी बहुत हाँ कम होती है क्योंकि अच्छा खाने को हाँ उससे सही, ये कुछ तो चाहिए नहीं होता। हाँ वो स्टेज, इसीलिए देखो ना कि वो ये जो पर्टिकुलर स्टेजेस आती है ना, पर्टिकुलर सीजन में ही आती हैं, है ना। अच्छा यस एक और सर। चीज, हाँ, मॉथ रेस, मॉथ जो होते हैं, मॉथ रेस टेम्परेचर 32
to 36 degree centigrade, moth raise their temperature 32 to 36 degree centigrade by vibrating wings. By vibrating wings. ठीक है? Frog and reptile lower temperature. Frog and reptile lowers temperature through skin. ठीक है? Next. सर लोअर टेम्परेचर के बाद क्या बोला था? Frog and reptile lowers temperature through skin. Next. At high temperature, animal undergoes the state of dormancy. Full stop. Next point. During winter, animal undergo for hibernation. And during summer, they go for estivation. During summers, they go for estivation. ठीक है? तो छिपकलियां जो होती हैं, लिजार्ड्स जो होती हैं, वो गर्मियों में छिप जाती हैं, है ना? तो वो क्या है? एस्टिवेशन है। सर्दियों में छिप जाती हैं, हाइबरनेशन। तो पोलर बियर जो जाता है वो क्या करता है? हाइबरनेशन। तो वो भी स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी है। और वही चीज जब लोअर एनिमल्स में होती है, लोअर ऑर्गेनिज्म इनफैक्ट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोज। ठीक है? क्लियर? वन लास्ट थिंग, थर्मल माइग्रेशन। पता ना? थर्मल माइग्रेशन एक एग्जांपल बताओ। बोलो भाई, थर्मल माइग्रेशन। वो याद नहीं आ रहा। तो सिक्योलाडो तो पार्क उड़ के के चली अंदर जाती हैं। सिक्योलाडो पार्क के अंदर साइबेरियन क्रेन्स आ जाती हैं वेरी ड्यूरिंग गुड। विंटर्स। हाँ, केओलादेव नेशनल पार्क है ना? केओलादेव यस सर। नेशनल पार्क है, ये भरतपुर में है। ठीक है? सिक्योलाडियो नहीं था? नहीं, केवलादेव नाम है, केवलादेव। ओके ओके सर। किसी के नाम पे है केवलादेव। तो केवलादेव नेशनल पार्क है। तो केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में है। तो वहां पर क्या होता है, एक बर्ड आती है साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरिया में उस समय सब कुछ जम चुका होता है ना? साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन भाई साहब 11,000 माइल्स, किलोमीटर में जोड़ा जाए तो टोटल 18,000 के आसपास आएगा। 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करके साइबेरिया से भरतपुर आती है ना? तो जब साइबेरिया में हार्श कंडीशंस जो होती हैं, जो ये विंटर्स होते हैं, जब ओवर हो जाते हैं, तो फिर से केवलादेव से वापस चली जाती है। कहां पे? वापस साइबेरिया। ये थर्मल माइग्रेशन है ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 18,000 किलोमीटर का रास्ता कैसे याद रहता है साइबेरियन क्रेन्स? एनीबॉडी ऑफ यू कैन टेल मी? तो हालांकि इकोलॉजी में आपके सिलेबस में नहीं है। स्टार से लाइन करके नॉर्थ साउथ। कहाँ यार, देखो ना, कितना ब्रेन तो पाया जाता है बर्ड्स में, छोटा सा तो ब्रेन होता है ना? स्टार से रास्ता तो पैसेंजर बर्ड्स भी करती थी, आपका मैसेज ट्रांसफर करते थे मैसेंजर बर्ड्स। उनके पास भी ऐसे डायरेक्शनल मेथड्स होते थे। और कोई बताएगा? सर मेरे को फिशेस का पता है, वो करेंट्स फॉलो करते हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। अच्छा, देखो ये बहुत बड़ी बात है। 18,000 किलोमीटर आप छोड़ो, मतलब मैं तो 180 किलोमीटर पे कंफ्यूज हो जाता हूँ ना। ऊपर वाले ने इतना ब्रेन देख रखा है हमें। ठीक है?
एक्चुअली क्या होता है, साइंटिस्टों का ये मानना है कि जो अर्थ में पोल है ना, मैग्नेटिक पोल अर्थ के, जो साइंस वाले हम आप मानते हैं, ज्योग्राफी वालों की बात अपन नहीं करते है ना, नॉर्थ साउथ लोग, अपन मैग्नेटिक पोल के, तो मैग्नेटिक पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। तो जितने बर्ड्स होते हैं ये मैग्नेटिक लाइंस को फॉलो करते हैं, और इन्हीं मैग्नेटिक लाइंस को है ना फॉलो करते हुए वो आते हैं यहाँ तक, और इन्हीं मैग्नेटिक लाइंस को फॉलो करते हुए वापस चले जाते हैं, ऐसे उनको रास्ता याद रहता है। और अ, ऐसा साइंटिस्टों का एजम्पशन है, फिजिसिस्ट का ऐसा कहना है, और कुछ इकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर ये मैग्नेटिक लाइंस खत्म हो जाए तो कोई भी बर्ड अपने घर वापस नहीं जा सकता है। ये बर्ड्स जो अपने रास्ते को याद रखते हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस को फॉलो करके अपने रास्ते को अपने घर के, आप देखते हो बहुत सारे लोग पिजन्स पाल के रखते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, यस वो सर। पिजन्स को छोड़ देते हैं, और वो पिजन्स कहीं भी पूरे शहर में घूमते रहे, वो शाम को अपने घर पे वापस आ जाते हैं। रीजन क्या होता है, वो मैग्नेटिक लाइन से याद रखते हैं, वरना इतनी मेमोरी, इतना स्ट्रॉन्ग सेरिब्रम नहीं पाया जाता है बर्ड्स में कि वो अपनी मेमोरी को रिटेन करके सर रखता है। हाँ, कोर सर देखी मूवी, किसी ने कोर, पिजन से याद आया। कोर देखी मूवी कोर, बताओ पहले। नो सर। नहीं देखी? अरे यार, ये सुना है सर इसके बारे में। मेरे जमाने की मूवी थी, जब मैं 12th में पढ़ा करता था, उस जमाने की मूवी देखना जरूर, कोर, आपको मजा आएगा, क्योंकि आप साइंस फिक्शन है, ठीक है। हाँ कौन, हाँ बोलो, क्या बोल रही थी आप ना? सर मैं ये पूछ रही थी कि कबूतरों को वाकई में चिट्ठी देके भेजते थे तो वो ले जाते थे? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। राइटर्स पहला न्यूज़पेपर, आज भी वो एजेंसी है, राइटर एजेंसी थी, तो राइटर ने काम शुरू किया हुआ था, और कबूतरों को रास्ता याद रहता था, तो वो चिट्ठी वगैरह सच में ले जाते थे। तो सबसे पहले जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो ये यूज हुआ इसके लिए, लेटर सेंड करने के लिए, तो पिजन्स को यूज किया जाता था, क्योंकि वो इन मैग्नेटिक लाइंस को ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं। सर तो वो रिकॉग्नाइज कैसे करते थे किसको देना है? अरे हम बताए ना, देखो, हाँ अब सर वही। जैसे देखो मैत्री, तुमने कबूतर पाल रखा है ना, तो अब क्या हुआ, तुम्हारा वाला जो कबूतर है उसको ट्रेन में बिठा के उसको भेज दिया गया, है ना। वहां पर उसने क्या किया कि कबूतर को, तुम्हारे वाले कबूतर किसी भी तरह से वहां पहुंचा दिए गए, है ना, आमना के घर में पहुंचा दिए गए। आमना के पास 10 तुम्हारे वाले कबूतर हैं, जब उसको तुमको लेटर सेंड करना होगा तो एक कबूतर पकड़ेगी और उस पे वो लेटर लिख के और भेज देगी, वो कबूतर तुम्हारे घर वापस आ जाएगा। समझ आया, ऐसे यूज करते थे। अच्छा यस यस। यस सर समझ गए। राइटर्स, आज भी लिख के आता है ना, न्यूज एजेंसी है राइटर, है ना, RITURES, देखना लिखा होता न्यूज में, जो प्रिंट मीडिया की न्यूज आती है आज भी, सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स INA या राइटर, देखना, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। राइटर ने काम शुरू किया था। यस राइटर इज द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, यूके की है। ठीक, तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट सेकंड फैक्टर है वाटर। सर आप ये लिखवाएंगे नहीं? कौन वाला? थर्मल कबूतर वाला? माइग्रेशन में कुछ लिखवाएंगे नहीं? अच्छा, थर्मल माइग्रेशन नोट करो। द हायर एनिमल like desert deer, birds, bear, etc. सर एक मिनट से हायर से एक बार रिपीट कर दीजिए। The higher animal desert animal, sorry, desert deer, birds, insect, bear, etc. They migrate from adverse environment to hospitable environment. सेकंड, तो अगला हमारा फैक्टर है क्या? वाटर। ठीक भाई, अब पूरी कहानी वाटर के चारों तरफ टहलती है। आपको पता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी ही डिफाइन करती है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे प्रोडक्टिविटी क्या है। आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी क्या है। हम ये सिंपल टर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन इकोलॉजी कहती है कि प्रोडक्टिविटी इतना छोटा टर्म नहीं, प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ा टर्म है ना। प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कई बार इकोलॉजी का। कोई बता सकता है प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या है? कोई बता सकता है? एनीवन ऑफ यू? So calories. और जोड़ना पड़ेगा इसके आगे, बताओ साथ।
So calories burnt per hour. calories Calories per burnt meter per square hour. per year, ये होती प्रोडक्टिविटी। अच्छा, okay. कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, दैट इज द यूनिट ऑफ Calories per meter square per year. प्रोडक्टिविटी। अब देखो यही है, इकोलॉजी में जो चीज हम टर्म्स पढ़ते हैं उनका डिफरेंट मीनिंग होता है। तो चलो अब वाटर पे आ जाते हैं, नोट करेंगे। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट the productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. Next point. For aquatic organism, अब जो वाटर में ही पाए जाते हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो देखो बहुत सारी चीजें जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनपे वाटर का अवेलेबिलिटी डिपेंड नहीं करती है, वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नोट करेंगे। फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, salinity जैसी चीज। हाँ राइट। फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी ऑफ वाटर, दैट इज chemical composition of water, becomes important factor. For aquatic organism, the quality of water, that is chemical composition of water, become important factor. अब अगला वाला क्वेश्चन जो मैं लिखवाने वाला हूं, अगला पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये पूछा हुआ है। The salt concentration less than 5, the salt concentration is less than 5 for inland water. Comma, between So less than 5 के बाद less than 5 in inland water, it is 30 to 35 in sea water, and more than 100 and more than 100 in some hyper saline lagoon, है ना? तो जैसे डेड सी का मोर देन 100 होगा, कितना है डेड सी में? पता कितना है डेड सी में? मोर देन 650 के आसपास है। 650 के पर ऐसे लेट सकते हैं ना, वो ड्राउन नहीं होता। बिल्कुल, उसमें इतनी बायोन्सी है, वो हम लेट सकते हैं, डूबेंगे नहीं, उसमें कोई भी एनिमल नहीं है। अब देखो जैसे हमने पढ़ा था ना टेम्परेचर में यूरिथर्मल स्टेनोथर्मल, है ना? वैसे यहां पर हम क्या करते हैं, एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूरी हैलाइन और स्टेनो हैलाइन। तो नोट करेंगे, पहले यूरी हैलाइन नोट करेंगे। यूरी हैलाइन are those organism which can tolerate, ure halines are those organism which can tolerate wide range of salinity, which can tolerate wide range of salinity. But some other animals restricted to very narrow range of salinity. They are called
स्टेनोहेलाइन, दे आर कॉल्ड स्टेनोहेलाइन, है ना। जैसे आप देखो प्रॉन, तो प्रॉन क्या है, स्टेनोहेलाइन है, ये एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं प्रॉन्स, ठीक है। सर आपने यूरियल लाइन का क्या बताया था? वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नहीं बताया, जैसे शार्क वगैरह होती हैं यूरियल होगी, बहुत टेम्परेचर, ये बहुत वेरिएशन को झेल सकती हैं। ओके सर। और नेक्स्ट, in fact water during rainfall is directly of little or no use to organism. सर एक बार स्टार्टिंग से ये वाला बता देंगे पॉइंट। In fact, water during rainfall is directly of little or no use to organism, as it is used only after recycling. अब देखो, बारिश इतनी हो रही है, इससे प्लांट को कोई ऐसा तो नहीं बहुत सारा पानी पी लेगा, वो प्लांट को तो कैपिलरी वाटर चाहिए। तो जब ये वाटर परकुलेट होकर के ग्राउंड के अंदर जाएगा, वाटर टेबल को इंक्रीज करेगा और कैपिलरी वाटर के फॉर्म में फंस जाएगा, वही प्लांट यूज करेंगे। तो वाटर रिसाइकिल होने के बाद ऑर्गेनिज्म की यूज आता है, ना कि डायरेक्टली वाटर जो रेनफॉल से आता है वो डायरेक्टली किसी यूज का नहीं है ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। सो एज इट इज यूज्ड के बाद क्या बोला था? एज इट इज, क्या लिखा, फिर से बताना, क्या लिखा है मैंने, सेंटेंस पढ़ना हमने। So in fact, water during rainfall is directly of little or no use as it is used. It is used only after recycling of water. और ठीक है, एक और क्वेश्चन है, स्क्लेरोफाइट पूछा गया। स्क्लेरोफाइट्स क्या होते हैं? स्क्लेरोफिल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, annual rainfall determine the type of ये vegetation. किस में लिखना है? इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, annual rainfall determine the type of vegetation in any region, as type of vegetation in any area, as in tropical areas, heavy rainfall takes place throughout year, as in tropical areas heavy rainfall takes place throughout year. Hence main vegetation is evergreen forest. Hence main vegetation is evergreen forest. नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंट्रीज
विद हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर, बता सकते हो कौन सी कंट्री है? हैवी हेवी रेनफॉल, रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। हाँ ड्यूरिंग विंटर। चलो साथ मैं एक हिंट देता हूं, है ना। दिल्ली में जनवरी में के आसपास हमेशा बारिश होती ना, जनवरी के आसपास होती कि नहीं होती है? यस सर। है ना, हमेशा कभी भी देखना 15 जनवरी के आसपास, 15 जनवरी से 15 फरवरी पे जबरदस्त बारिश होगी, और ठंड में जबरदस्त बारिश होती है, 2-4 बार आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस फेनोमेना को हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, है ना। बहुत तेज से ऊपर की तरफ रफ्तार से एक हवा चल रही होती है जिसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम हिमालय से टकराती है और दो तरफ चली, एक चाइना की तरफ चली जाती है, एक इंडिया की यस तरफ सर, चली जाती है। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था सर, 10th या 9th में, बहुत पढ़ा था पहले। ना। अब साथ ये यस बताओ सर। कि वो जेट स्ट्रीम आती कहां से बारिश का पानी उठाकर लाती है? नॉर्थ से लेकर आएगी तो फिर तो साउथ से। पोलर एरियाज, रशिया और पोलर मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से लेकर के। तो जितने हाँ वेस्टर्ली मैत्री, तो जितने मेडिटेरेनियन कंट्री होते हैं ना, सब में ये पाया जाता है हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के लिए। तो मेडिटेरेनियन वेस्ट क्लाइमेट, इंडीज कंट्रीज कहते हैं ना। वेस्ट इंडीज तो उधर हो गया, आप साथ देखो, समझो, वेस्ट इंडीज आप बोलते हो, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, है ना, ये वाला पार्ट हो गया, दिस पार्ट इज साउथ अमेरिका, है ना। और इसके बाद ऊपर की तरफ आप चले जाते हो तो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज योर नॉर्थ अमेरिका, समझो बात को, है ना। ये पूरा अलास्का वाला रीजन है ना। इसके बाद आप इधर की तरफ आ जाते हो तो वेस्ट इंडीज यहाँ पे है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने, इनको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। और ये आप आ जाते हो, ये आपका हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, है ना। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे ये वाला आपका हो गया अरेबियन पेनिनसुला, है ना, ये पार्ट अरेबियन पेनिनसुला, ये अफ्रीकन हॉर्न। सर आपको मैप इतनी अच्छी तरह से कैसे याद है? देखो ये वाला पार्ट हो गया पुर्तगाल, स्पेन वगैरह, ऊपर चले गया, ये यूके वाला पार्ट हो गया, है ना। और उसके बाद ये देखो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और ये पूरा साइबेरिया वाला। फिर नीचे से इधर आ जाते हो, ये आपके आ गए कौन से, नॉर्थ और साउथ कोरिया, है ना। और इधर पे आप आते हो तो ये अरेबियन सी हो गया, ये इंडियन पेनिनसुला, फिर इंडिया, फिर फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया। यूपीएससी में मुझे मैप में 120 में 110 से कम कभी नहीं मिले। यस सर, अच्छा बनाया सर, बहुत आपने। 45 सेकंड में मैं पूरे मैप को बना करके सब कंट्री को कर देता था। एक्चुअली यूपीएससी मेरा सेकंड ऑप्शन था, इसलिए मेरी ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है। नाइस सर। तो और इसलिए इकोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी अपन पढ़ाते हैं ना यूपीएससी के लिए, तो इकोलॉजी वाला पार्ट पूरा जो तुम्हारा है ना 11th-12th का, तो यूपीएससी वाले बच्चों को पूरा हूबहू हम लोग पढ़ाते हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो सब आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, तो ये उनको हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाते हैं। और इससे यूपीएससी में 250 नंबर में से अप्रोक्सीमेटली 60 से 65 नंबर आते हैं 250 में। आप सोच सकते हो ये 4 चैप्टर उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ाने पड़ते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं हम लोग आगे का, है ना। तो देखो, तो अब यहाँ पर क्या है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये वाला पार्ट, है ना। ये जो जहां जहां ऑलिव ऑयल पाया जाता है ना, ऑलिव पाया जाता है ना, ऑलिव जहाँ से आपका नाइल का रिवर आता है। एग्जैक्टली ये वाला, यहाँ पे नाइल रिवर, यहाँ पे पूरी नाइल रिवर है आपकी, है ना, यहाँ से लेकर यस सर। और ये वाला जो ऊपर है मेडिटेरेनियन सी, है ना। तो यहाँ पर ये आते हैं आपके, इटली आ जाती है नीचे की तरफ, इटली आ जाती है, और जर्मनी आपका आ जाता है, ये सब कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑलिव की खेती होती है, उन सभी जगहों पे, है ना, वहां पे इस तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं। सो हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स, है ना, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जिसको हम लोग बोलते हैं, नोट करेंगे। एंड लो रेनफॉल ड्यूरिंग समर्स, ठीक है, दे फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, स्क्लेरोफिल्स, sclerophyll forest, sclerophyll forest are found in, sclerophyll forest are found in these country, sclerophyll forest are found in these country। अब स्क्लेरोफिल्स में आते कौन कौन है, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, है ना।
तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था, ऐसे कंट्री जहां पे विंटर में रेनफॉल होती है वहां की वेजिटेशन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ये नीट का क्वेश्चन, ठीक है। अब जो नहीं पूछा गया वो ये है कि क्लोरोफिल में कौन कौन से आते हैं, तो नोट कर लो इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे। द प्लांट्स आर shrub with stunned height, कम हाइट के, shrub with stunned height, thick stunned height with thick and evergreen leaves। तो यहाँ पे shrubs पाई जाएंगी, झाड़ियां पाई जाएंगी, हाइट उनकी कम होगी, लेकिन उनकी लीव्स कभी डिफोलिएशन नहीं होगा, वो एवरग्रीन लीव्स पाई जाती है, हमेशा हरी रहती है। ठीक भाई, नेक्स्ट पॉइंट, अगला तो आपको पता ही होगा, है ना। डेजर्ट में कैसे होते हैं, जीरोफिटिक वेजिटेशन को नोट करेंगे। द रीजन, नेक्स्ट पॉइंट है, द रीजन वेयर रेनफॉल इज स्कैंटी, द रीजन वेयर रेनफॉल is scanty have desert or xerophytic vegetation। So ये next scanty point क्या है। मतलब? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, द रीजन वेयर रेनफॉल, scanty मतलब बहुत थोड़ी सी, मतलब बूंदे, जैसे So बूंदाबांदी। scars कह सकते हैं, scars हाँ scars हाँ कह सकते हैं, सेम ही चीज है, मतलब वो सेम चीज है। काम हाँ में। हाँ, मतलब 50 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ पे हो, ठीक है, लेस देन 50 सेंटीमीटर, ये याद रखना, ठीक है, उसको हम जीरोफिटिक बोलते हैं। और अगर 50 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश है उसको हम लोग सेमी एरिड बोलते हैं, जैसे जो दिल्ली के आसपास वाला रीजन है वो सेमी एरिड है ना। तो नोट करेंगे, द रीजन वेयर रेनफॉल इज स्कैंटी हैव डेजर्टिक और जीरोफिटिक वेजिटेशन। So the region where rainfall is scanty have xerophytic vegetation। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, So relative humidity, no sir। देखो किसी भी एयर में जितना अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, RH है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नोट करो RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो नोट करेंगे, ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर is expressed, humidity in air is expressed in terms of relative humidity, full stop। It is the amount of water, So expressed के बाद expressed in terms of relative humidity, it is the amount of water in air, it is the amount of water in air as percentage of amount which air can hold, which air can hold at its saturation point, at its saturation point at existing temperature। क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं कि अभी अपन जहां रह रहे हैं वहां 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये हमारी 1 लीटर एयर है, ये 1 लीटर एयर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में मैक्सिमम कितनी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम ये जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो ये
100 सीसी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी अब समझना। तो मैक्सिमम कितना कर सकती है 100, ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 लीटर एयर है ना कितना कर सकती है, या 1 लीटर को ऐसे भी तो कर सकते हैं ना 1000 सीसी कर सकते हैं ना, यस सर। है ना 1000 ml, ठीक है। तो 1000 ml में इसमें क्या मैक्सिमम कितना वाटर में हो सकता है 100 ml। तो 100 ml वाटर सिर्फ वो कर सकती है, होल्ड कर सकती है। 100 ml से जैसे ज्यादा हो गए बारिश बन के गिर जाएगी, है ना। तो इसका सैचुरेशन पॉइंट कितना 100 ml। अभी करेंटली 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इसमें कितनी ह्यूमिडिटी है 25 ml वाटर है, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने परसेंट हुई 25%। 25%। क्लियर है ना, यस सर। ना समझ आया मैत्री, Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना। दिव्यांशी है, हाँ दिव्यांशी समझ आया, किसी को डाउट पूछ लेना, है ना। इसको अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, अब आप भी सोचोगे सर ये पढ़ा रहे हैं इसमें क्वेश्चन क्या आएगा। आप समझो क्वेश्चन ये आएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कि घटेगी, चलो बता दो। मतलब सिंप्लीफाइड वे में पूछ रहा हूँ, टेम्परेचर सर रिलेटिव बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी कम होगी ना। वेरी गुड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, क्यों। सर क्योंकि पानी इवेपोरेट करके ऊपर जाने लग जाएगा और पानी के लिए जगह बन जाएगी। ठीक, वेरी गुड, जैसे राइट राइट, सर हाँ मतलब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, ये 100 ml की जगह 200 ml हो जाएगी। सर जैसे सर जब कपड़े धो रहे होते हैं तो फिर समर्स में बेटर सूखेंगे क्योंकि जो है वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो जगह ज्यादा है। वेरी गुड, राइट राइट राइट, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में कम होती है इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और वहां पे मतलब ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन भाई, कई बार बच्चे तो 2-3 बार पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, छोड़ो यार नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि ये पूरा इकोलॉजी के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इनमें कुछ खास दम नहीं होती, बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इकोलॉजी का क्वेश्चन अगर तुम्हारे इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिलीव ऑन मी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो तुम्हें लगेगा ये आसान क्वेश्चन है, और बाकी बच्चे इसमें फंस जाते हैं। पहली बात तो लोग घबरा जाते हैं, क्वेश्चन बड़ा होता है, देखना कभी भी जितना इकोलॉजी का नीट पे क्वेश्चन आएगा सब बड़े बड़े ऑप्शन होंगे, हो सकता है 2 पेज में 2 ही क्वेश्चन दिए हो, है ना। और बच्चे उसको देख करके डर जाते हैं, अरे बाप रे इतना बड़ा तो क्वेश्चन है कैसे पढ़ेंगे, है ना। वहीं पे घबरा जाते हैं, आधे लोग तो हाथ पैर वहीं फूल जाते हैं। लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो जल्दी 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 यदि आप ऑप्शन पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, 4 में आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हो इनमें से कौन सा ऑप्शन। इट्स नॉट कंफ्यूजिंग लाइक जेनेटिक्स, ऑप्शन क्वेश्चन छोटा ऑप्शन शॉर्ट और लगेगा पहला भी आंसर है दूसरा भी आंसर है। वैसी सिचुएशन इकोलॉजी में नहीं होती, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें क्वेश्चन एक बार रीड आउट करके तुम तुरंत टिक कर दो, ऐसा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी लेकिन सर नीट में ये भी होता है ना कि अगर हल्का सा भी लग रहा है कि नहीं है सही तो फिर वो नहीं करते क्योंकि -4 नहीं, भी हाँ तो होता है। नहीं, देखो साथ मेरी बात सिंपल से समझो कि अगर आपको ये लगे, ये हर स्टूडेंट को और हर कॉम्पिटिटर को पता हो जाता है, मतलब मैंने भी बहुत सारे कंपटीशन दिए तो मुझे भी ये इतना सेंस, अगर आपको लगे कि आप कट ऑफ के आसपास पहुंच चुके हो, आसपास पहुंच चुके हो, डोंट टेक रिस्क, बिल्कुल नहीं लो रिस्क, ठीक है। पूरा डिफेंसिव खेलो, और अगर आपको लगे कि आप कट ऑफ के आसपास पहुंच ही नहीं पाए हो तो फिर एक ही फंडा होता है। मेरे एक टीचर थे प्रवेश रंजन झा जी उनका नाम था, आज की डेट में वो कमिश्नर है इनकम टैक्स में, दिल्ली में ही आरटीओ में। तो मेरे सीनियर भी थे, वो जोलॉजी से वो आप यूपीएससी देते थे। तो उनका कहना तो सर का एक बार भी नहीं हुआ यूपीएससी में, तो चौथी बार सर, तो सर हमेशा लेकिन एक चीज बोलते थे, मोर रिस्क मोर चांसेस टू गेट सक्सेस, है ना। और उनके इस फंडे से वो निकल गए, उनका ऐसे ही सीन था, उनको पता था कि रिस्क लेके ही सक्सेस होती है। तो वो क्या करते थे ऑप्शंस में ऐसे ही टिक करते थे, तो 3 बार तो सर का हुआ ही नहीं, प्रीलिम्स ही नहीं निकला यूपीएससी का। चौथी बार भी फॉर्चुनेटली सबसे लोअर रैंक होती है डेनिक्स वैसे, जो आपका दिल्ली में एससीपी होता है, और उनका निकल गया। सो अगर आपको समझ में आ जाए कि आप कट ऑफ के आसपास नहीं पहुंचे तो फिर मोर रिस्क मोर चांसेस टू गेट सक्सेस, और अगर आपको लगे कि आप कट ऑफ के आसपास पहुंच चुके हो, नेवर टेक रिस्क, मतलब तय कर लो, और डिफेंसिव होके खेलोगे तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे, मतलब आप जब ज्यादा पढ़ के जाओ तभी ऐसा पॉसिबल, ठीक है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बच्चों वाला क्वेश्चन है जबकि, तो बता दो ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं, बता ही दो आप। यही क्वेश्चन था पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कुछ। ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं? समझ गए? नोट करो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, सर हाइग्रोमीटर। वेरी गुड, हाइग्रोमीटर से भी नापते हैं। मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट साइक्रोमीटर, कई सारे नाम इसको, साइक्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय साइक्रोमीटर, पेपर स्ट्रिप हाइग्रोमीटर, पेपर स्ट्रिप हाइग्रोमीटर, पेपर स्ट्रिप हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, एंड और थर्मोहाइग्रोग्राफ, और थर्मोहाइग्रोग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल वगैरह पढ़ेंगे, और पेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, है ना, सॉइल लाइट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, यस यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।